चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल गला खोल ये गाना गा। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। कोई छोटा कोई गम ना गिला हो सबका भला। चल सुर तो मिला, चल सुर तो मिला, चल सुर तो मिला, चल सुर तो मिला। सपने सच होने वाले हैं, सपने सच होने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो भैया सुन लो, अच्छे दिन आने वाले हैं, 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 अच्छे दिन आने वाले हैं। नमस्कार, न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। आज हम न्यूज ऑफ द डे नहीं बल्कि न्यूज ऑफ द नेशन पर बात करेंगे और बात करेंगे देश के सबसे बड़े राजनीतिक इतिहास की। जी हां, जिस तरह से देश में जनमत का जो फैसला आया और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो एक बड़ी जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है, इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम पर बात करेंगे। कैसे नरेंद्र मोदी ये नाम सीएम से पीएम की तरफ पहुंचा और किस तरह से आज देश भर में मोदी लहर का जलवा है। जहां एक और पॉलिटिकल मैनेजमेंट का फॉर्मूला सामने है, तो वहीं कहीं दूसरी तरफ युवाओं की लहर भी जो है मोदी के साथ जो है जाती दिखाई दे रही है। किस तरह से नरेंद्र मोदी इस नाम की शुरुआत राजनीति की फ्रेम में हुई, इस खास मसले पर बातचीत करने के लिए सिटी न्यूज के इस खास फोरम पर हमारे साथ तीन बड़े मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तीनों ही मेहमानों का आपसे परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री सम्मानीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ मैनेजमेंट गुरु, जी हाँ, आईएमएस जो कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर पीएन मिश्रा सर भी मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमरदीप मौर्य जी। अमरदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों ही खास मेहमान नरेंद्र मोदी जी पर अपना प्रकाश डालेंगे और ये बताएंगे कि आखिर कैसे मोदी जी का राजनीतिक सफरनामा हमारे लिए एक केस स्टडी के तौर पर सामने है। जहां एक और नरेंद्र मोदी जी के नाम के साथ पॉलिटिकल मैनेजमेंट का फॉर्मूला है, तो वहीं दूसरी ओर कैसे राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई है। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के वक्तव्य से, जिन्होंने युवा मोर्चे में नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया है। कैलाश जी, सबसे पहला सवाल जो जनता की तरफ से आता है, नरेंद्र मोदी जी सीएम टू पीएम ये सफर आपने देखा और राजनीति में बेहद करीब आप पॉलिटिकल फ्रेम में मोदी जी के साथ खड़े नजर आए। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला, उसमें भी मोदी जी का योगदान जो है देखने में मिला। और आज देश में जिस तरह से आपने भी वाराणसी में दौरा किया, देश भर में अलग अलग राज्यों में आप गए, मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। ऐसे में पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है जब वो देश के प्रधानमंत्री? देखिए, आज़ादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, जहां इस देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के ऊपर चुनाव है और राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव है। मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद पहला ऐसा चुनाव हुआ कि एक व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश के अंदर चुनाव हुए और इसलिए लोगों की आशाएं भी बहुत भयंकर है। ऐसा इस चुनाव के बाद और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी की सफलता के बाद आप किसी भी नौजवान को देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी जेब में लाख 2 लाख रुपए आ गए, इतनी प्रसन्नता उसके चेहरे पर दिखती है, क्योंकि उसे विश्वास, आशा ये बंधी है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी नेता के लिए कि वो नेता सीट पर बैठे नहीं, उसके पहले लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाए, विश्वास के साथ, आशा के साथ कि निश्चित रूप से अब कुछ होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, कैलाश जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के नारे अच्छे दिन आने वाले हैं उसकी याद यहाँ पर दिलाई है और बताया है कि किस तरह से मोदी जी को लेकर अपेक्षाओं का ग्राफ जो है बेहद ही ज्यादा है।
पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं मोदी जी के सफरनामे में नजर आता है, उस पर भी जरा बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर पीएन मिश्रा सर से आपसे सवाल है सर, क्या लगता है मोदी जी की जो लहर है ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से शुरू हुई और ईवीएम मशीन्स तक जा पहुंची। जब ईवीएम मशीन्स में वोटों की गिनती शुरू हुई तो लगातार मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता चला गया। कौन सा मैनेजमेंट आपको इस पॉलिटिक्स के पीछे नजर आता है? मैं जी पहली बात तो मैं माननीय कैलाश जी की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ, और जब से ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तब से ही मैनेजमेंट के विद्यार्थी के रूप में मैंने इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा और बहुत अधिक समय मैं सोशल मीडिया पर और टेलीविज़न पे लगाता था। दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट प्रोफेशनल, कोई भी एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आपके प्रोडक्ट में दम न हो, उसमें विश्वसनीयता न हो। तो सबसे जो बड़ी बात थी और सारी चीज़ें जो उसमें जुड़ती चली गईं कि जो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी, घोषित प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, उनके व्यक्तित्व में विश्वसनीयता का अंग था और उस पर फिर मैनेजमेंट ने ऐड ऑन किया। अब ये देखिए कि चुनाव प्रक्रिया का जिस प्रकार से संचालन हुआ उसमें कई चीज़ें ध्यान रखने की हैं। एक तो नारे कौन से प्रयोग किए जाएंगे, वे नारे वे थे जो संपूर्ण भारतीय के मानस को छूते थे। जैसा कि कैलाश जी ने कहा कि वो धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा से उठ करके थे और वे मात्र देश के लिए थे। दूसरी बात ये थी कि प्रतियोगी दल के द्वारा जो बात कही जाती थी तर्क सम्मत उत्तर उसका दिया जाता था, और किन्हीं चीज़ों का जहाँ पे प्रधानमंत्री पद के तत्कालीन प्रत्याशी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर नहीं दिया, उसका उत्तर जनता ने दे दिया। जैसे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री क्या, उनको चाय का स्टॉल लगाने के लिए संसद भवन में एक स्थान दे दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल कांग्रेस पार्टी की थी और इसको नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, कम से कम चाय वाले से आप इस कदर डर तो रहे हैं, और कांग्रेसियों को तो चाय पीने से भी अब डर लगने लगा है। उसका बखूबी प्रयोग किया गया। एक चीज़ पर जिस पर आदरणीय मोदी जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, एक इनका वक्तव्य आया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में रहने वाले अवैध लोगों को वो निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। भाषण में उन्होंने ये नहीं कहा, वक्तव्य में ये नहीं कहा कि जो वैधानिक रूप से भारतवर्ष में रह रहे हैं उनको निकाल देंगे, जो अवैधानिक रूप से घुसे हुए हैं और रह रहे हैं उनको निकाल देंगे। उस पर एक सूबे के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया ये आई कि ये दंगा कराना चाहते हैं। हम जैसे लोग जो पढ़ने लिखने में विश्वास करते हैं, पढ़ाने में विश्वास करते हैं, उन लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि कौन सी बात इन्होंने ऐसी कह दी भाई जिससे दंगे भड़क जाएंगे। ये कह तो यही रहे हैं ना कि जो अवैधानिक रूप से इस देश में रह रहे हैं उनको निकाल दिया जाएगा। एक हमला मोदी जी के ऊपर ये हुआ कि इन्होंने अपनी जाति को बैकवर्ड कैटेगरी में, ओबीसी में चुनावी लाभ लेने के लिए शामिल कर दिया। तत्काल उसकी प्रतिक्रिया ऐसी आई कि यह काम श्री मोदी जी की सरकार ने गुजरात में नहीं किया, बल्कि इसके पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने ये काम किया हुआ था। ये मोदी जी का किया हुआ काम नहीं है। दूसरी बात, प्रतियोगी दल के, और मैं प्रतियोगी शब्द का प्रयोग जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि राजनीति में शत्रु नहीं है, प्रतिस्पर्धी ही हैं और सबको मिलजुल करके देश के हित में काम करना चाहिए। तो जब कभी भी प्रतियोगी दल के द्वारा कोई बात कही जाती थी, उसका तर्क सम्मत सटीक उत्तर अगली मीटिंग में ही मोदी जी के द्वारा दे दिया जाता था, और वो ऐसा उत्तर होता था जिससे भारतवर्ष की जनता दिल से उस उत्तर को स्वीकार करती थी। फिर मीटिंगों का समय, मीटिंगों का दिन, मीटिंगों का स्थान, और एक अंतिम बार कि जहां जहां मोदी जी व्याख्यान देने के लिए गए, जनसभाओं को संबोधित करते गए, स्थानीय मुद्दों को उन्होंने अवश्य उठाया और उस पर यह भी बताया कि वो क्या करेंगे उन मुद्दों को लेकर। बिल्कुल ठीक बात। कहीं ना कहीं राजनीति की फ्रेम में नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढने का नाम था नरेंद्र मोदी, और शायद यही वजह थी कि सीएम टू पीएम तक की कुर्सी पर पहुंचे मोदी जी लगातार अपनी राजनीतिक शैली में भी विस्तार करते जा रहे हैं, और अब
जब विपक्ष के तमाम आरोप जो है निराधार साबित हुए हैं, जनता का फैसला सीधे मोदी जी के पक्ष में आया है, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के नाम की पूरी कहानी, इसकी पटकथा कहां से शुरू हुई, कैसे युवाओं की एक लहर पैदा हो गई और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बढ़ता हुआ दायरा सीधे जनता के दिलों तक जा पहुंचा, उस पर भी बात करेंगे। कैलाश जी की विभाग टिप्पणी भी जानेंगे। बहुत संक्षिप्त में अमरदीप मौर्य जी, युवाओं की बहुत बेहतरीन भूमिका यहाँ पर देखने को मिली। ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकले और खासतौर पर युवा वोट बैंक पर भी मोदी जी का जादू भरपूर चला। आपने कितनी मेहनत की थी और क्या लगता है वाकई में देश के युवाओं की सोच अब नरेंद्र मोदी जी के साथ है? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात करें, युवाओं की बात करें जी। तो मुझे ये लगता है कि युवा मोर्चा अपने स्तर पर तो काम कर ही रहा था, लेकिन मोदी जी की एक जो लहर है, मोदी जी ने एक बात को कहा था, उन्होंने शुरुआत में इस बात को कहा था, हम चले ना चले लेकिन देश चल पड़ा है। संगठन अपने स्तर पर पूरी तैयारियां कर रहा था, संगठन अपने स्तर पर काम कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक सीटें हम जीतें, लेकिन देश मोदी जी के साथ में चलने के लिए तैयार था। देश का युवा इस बात को इंगित कर रहा था, बार बार दर्शा रहा था, उनकी सभाओं में अधिक से अधिक युवाओं की संख्या होना, अधिक से अधिक युवाओं का सोशल मीडिया पर उनके लिए रुझान होना, कांग्रेस पार्टी के विरोध का जो एक माहौल था वो भी हमारे पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र भाई मोदी जी के पक्ष में पूरा चल रहा था। और शुरुआत से ही इस बात की इंगित हो रही थी, हमें ध्यान में आ रही थी कि आने वाले दिनों में जो अच्छे दिनों की बात की जा रही है, अब की बार मोदी सरकार की जो बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र भाई मोदी को लेकर जाएगी। बिल्कुल, मोदी जी का एक पॉलिटिकल डायलॉग जो है खासी सुर्खियां बटोर गया कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। कैलाश जी, आपसे सीधा सवाल है, जिस तरह से टेलीविजन पर बार बार नरेंद्र मोदी जी सामने आते थे, जनता को उनके दुख दर्द याद दिलाते थे और 10 साल की यूपीए सरकार के खिलाफ जो उन्होंने एक सादगी के साथ अपना प्रस्तुतिकरण किया, आप इसको कौन से पॉलिटिक्स का हिस्सा मानते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आपने कई सारी विधानसभाओं में जो है अलग अलग तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाई है, वहां से बहुमत दिलाया है। ऐसे में देश में जब नरेंद्र मोदी जी ने ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट किया, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या बनता है? देखिए, आज की तारीख में अगर देश के सारे राज्यों की जीडीपी को हम देखेंगे तो गुजरात की सर्वश्रेष्ठ जीडीपी है, उसके बाद इंदौर की जीडीपी, मध्य प्रदेश की जीडीपी है। ये राज्य वो राज्य हैं, गुजरात तो पहले से ही संपन्न राज्य था, पर मध्य प्रदेश एकदम पिछड़ा राज्य था। गोवा की जीडीपी सबसे ज़्यादा है। तो जब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, वहाँ पर जीडीपी बहुत अच्छी है। इससे बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस शासित राज्यों में कुशासन के कारण प्रगति नहीं हो रही। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार है, यूपीए सरकार कांग्रेस की केंद्र में है, उसके बाद महाराष्ट्र का जीडीपी तो डाउन हो रही है। वहाँ पर उत्पादन क्यों लॉस हो रहा है, उत्पादन क्यों कमी हो रही है, किसानों का द्वारा उत्पादित सामान्य वस्तुओं की बहुत कमी हो रही है। तो ये परसेंटेज गिरा है कांग्रेस शासित राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बड़ा है। तो इसका कारण यही है कि इस प्रकार के आर्थिक दौर, मंदी के दौर में दुनिया का सबसे जबरदस्त आर्थिक मंदी का दौर चला है। ऐसे समय में यदि हमारे राज्यों के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हमारे राज्यों के अंदर जीडीपी बढ़ रही है, हमारे यहाँ गरीबों की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब है कि हमने प्रूव किया है कि हम सरकार चला रहे हैं। तो मोदी जी ने प्रूव किया कि गुजरात में सरकार चल रही है, और सरकार वो चल रही है जो इन्वेस्टमेंट ला रही है, साख बढ़ा रही है, जीडीपी उसके यहाँ बढ़ रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा देश में भी हो सकता है, तो लोगों ने विश्वास किया कि हाँ कर सकते हैं। अब सोनिया जी और राहुल जी सांसद जरूर है, पर संसद में कितनी बार बोले ये हमको मालूम है, प्रजातंत्र में उनकी भूमिका क्या रही है हमको मालूम है। तो अब कोई व्यक्ति एकदम सफल मुख्यमंत्री के रूप में ये कहे कि मेरे राज्य का जैसे मैंने विकास किया, ऐसा देश का विकास करूंगा, तो लोगों का विश्वास करना स्वाभाविक है कि कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने किया है गुजरात में। तो एक आइकॉन बने यूथ के, महिलाओं के। आज बाजार में हम जहाँ से भी निकलते हैं, नौजवान कहते हैं अब अच्छे दिन आने वाले हैं, महिलाएं कहती हैं अब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो एक अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं इसको सिर्फ मैनेजमेंट नहीं कहता हूँ, मैनेजमेंट का एक हिस्सा है ये, पर इसके पीछे लोगों का विश्वास है। लोगों ने काम करते हुए देखा है, शिवराज जी को काम करते हुए देखा है, गोपी नरेंद्र मोदी जी को काम करते हुए देखा है, छत्तीसगढ़ में हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी को काम करते हुए देखा है। लोग जब काम करते हुए देखते हैं और ये देखते हैं कि आगे भी काम करने की बड़ी जवाबदारी लेने के तैयार है, इसमें क्षमता है, तो लोग समर्थन देते हैं। मोदी जी को समर्थन इसलिए मिला कि लोगों को लगा कि इस देश के अंदर वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और इन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो आर्थिक स्थिति है देश की, उसको कोई संकट से उबार सकता है तो मोदी जी उबार सकते हैं, और इसलिए लोगों ने उनको आशीर्वाद दिए। बिल्कुल, बेहद ही सरल अंदाज में जो है पूरी की पूरी बात यहाँ पर रखी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने, और जिस तरह से उन्होंने बड़ी सादगी का भी कहीं ना
न कहीं यहाँ पर एक उदाहरण पेश किया है और देश के सामने इस पूरी राजनीति की फ्रेम में नरेंद्र मोदी कैसे फिट बैठे, इसको सीन वार जरा देखते हैं। सबसे पहला सीन देखते हैं जब गोवा में 13 सितंबर को नरेंद्र मोदी इस नाम का ऐलान हुआ कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में प्रोजेक्ट किए गए हैं और उसके बाद मोदी लहर का दायरा जो है धीरे धीरे बढ़ता चला गया। हालांकि ये पटकथा कहां से शुरू हुई, इस पटकथा की शुरुआत कहां से हुई, कहां पहला पॉलिटिकल डायलॉग लिखा गया, ये भी हम बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल बारी है नरेंद्र मोदी इस पूरी कहानी का पहला सीन देखने की। वे नामदार है और मैं कामदार। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था, रेलवे की अपनी 4 यूनिवर्सिटी क्यों ना हो देश में, क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने। क्या हम सपना नहीं देख सकते पावर ऑन डिमांड? सशक्त और फौलादी इरादों के साथ साथ जिसके अंदर संवेदनशीलता है, ऐसा नेतृत्व यदि किसी के पास है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है और उस नेतृत्व का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें हम अपने प्रधानमंत्री के रूप में 2014 के लोकसभा चुनाव में देखना चाहते हैं। शायद कि हम यहाँ से जब जाएं तो मन में यह दृश्य देख करके जाएं कि जून के महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को 2014 का चुनाव एक आशा और अरमान का चुनाव। 13 सितंबर 2013 ये वो तारीख थी जब नरेंद्र मोदी इस नाम से देश वाकिफ हुआ। न केवल वाकिफ हुआ बल्कि प्रधानमंत्री पद के तौर पर उम्मीदों की किरण भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ नजर आने लगी। और जिस तरह से गुजरात में विकास का मॉडल नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया था, शायद यही वजह थी कि देश को भावी प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मोदी इस चेहरे में दिखाई देने लगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक से पहले सीन को देखने से पहले हमने कैलाश जी की बात सुनी, जिस तरह से उन्होंने सरल अंदाज में परिभाषित किया कि मोदी कैसे दिलों तक पहुंचे। अब जरा युवाओं की भी बात कर लेते हैं। युवा मोर्चे ने कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए। अमरदीप जी, पहला सवाल सीधे आपसे यहाँ पर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नाम के साथ चाय की चुस्कियां भी खूब जुड़ी और शायद इन्हीं चाय की चुस्कियों का जो लुत्फ है वो युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने भी खूब उठाया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर बात अभी निकल कर आई थी चर्चा में, आदरणीय मिश्रा जी ने इस बात को रखा था कि कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा भी इस प्रकार की बातें कही जाने लगी कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन में, युवा मोर्चा में हम लोगों ने विचार किया और चाय पार्टी देने का हमने निर्णय किया और पूरे मध्य प्रदेश में, देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया और इसको हर युवा तक पहुँचाने का प्रयत्न, हर जन तक, हर मतदाता तक पहुँचने का एक हमने उसको विषय बनाया और नीचे तक पहुंचे। अधिकतर लोगों को चाय पिलाई, उनसे आह्वान किया कि एक चाय बेचने वाला हर गरीब की नब्ज को जानता है, हर गरीब के बारे में विचार कर सकता है कि जो उनकी सरकार है, जो उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, वो गरीब के लिए किस प्रकार का विकास कर सकती है, वो उसके रोजगार को कैसे बढ़ा सकती है। इन सब बातों को अगर अनुभव के साथ में कोई कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी हैं। चाय की चुस्कियों के साथ में देश के युवाओं ने, मध्य प्रदेश के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और कहीं ना कहीं वो चाय एक अच्छे साधन के रूप में इस चुनाव में हमारे साथ में आई। इस चाय को लेकर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अब जीत के बाद भी युवा मोर्चा ने तय किया है कि हम चाय की चुस्कियाँ फिर से युवाओं को और हमारे मध्य प्रदेश के मतदाताओं को हम चाय पिलाकर धन्यवाद देने का काम करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चाय की चुस्कियों का जिक्र हुआ है, ऐसे में नमो नाम की लहर भी खूब चली। नमो मंत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में न केवल ऊर्जा का संचार हुआ बल्कि जिस तरह से चाय को लेकर जो बयानबाजी हुई, इसी चाय के प्याले को भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने जो है पॉलिटिकल हथियार यानी पॉलिटिकल टूल भी कहीं ना कहीं बना लिया। कैलाश जी से जरा रूबरू होते हैं। कैलाश जी, आपने युवा मोर्चे में नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत काम किया है और संगठन की मजबूती के लिए आप लगातार गुजरात का भी दौरा करते आए हैं और विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की बात हो, आपकी भूमिका से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में मोदी जी के व्यक्तित्व से जुड़ा कोई ऐसा मसला आपको याद हो जो कहीं ना कहीं राजनीति में एक उदाहरण पेश करता हो, वो यहाँ पर दर्शक जाना चाहेंगे सीधे आपके श्रीमुख से।
देखिए, मैं एक घटना बताता हूँ, उससे आप उनके व्यक्तित्व को समझ सकेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी उमा जी, मैं उपाध्यक्ष था। हम लोगों ने पदाधिकारियों ने बैठ के तय किया कि पहली कार्य समिति की बैठक हम मध्य प्रदेश में रखें और पचमढ़ी में रखते हैं। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया, पचमढ़ी के डाक बंगले वगैरह बुक कर लिए और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रभारी थे, राष्ट्रीय महामंत्री थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा साहब हम लोगों ने तय किया है कि पचमढ़ी में बैठक करना। बोले तय कर लिया? बोले हाँ। तो बोले फिर मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं, आपकी अनुमति होगी तो करेंगे। तो बोले कि पहली बैठक कर रहे हो तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो कि युवा हिल स्टेशन पर पहुँच गए, हम हिल स्टेशन में छुट्टियाँ बिताने वाले लोग हैं क्या? वहाँ जहाँ पर हम बैठ के निर्णय ले सकें देश के युवाओं के लिए, वो स्थान कौन सा होना चाहिए, उससे हम क्या संदेश दे सकें युवाओं को, ये महत्वपूर्ण है। पचमढ़ी ऐसा कोई स्थान नहीं है। तो उनके फिर कहाँ जाना चाहिए? अंडमान निकोबार जाओ, वहाँ जाके देखते हैं अपन कि वीर सावरकर ने कैसे दोनों भाई एक साथ जेल में रहे और एक दूसरे को पता नहीं था उनको, और इतनी बड़ी सजा दी उनको, इतना उन्होंने दुख सहा, कितना कष्ट कहा देश के खातिर। जरा चलकर देखें, वहाँ की सेल्युलर जेल को देखेंगे तो कम से कम हमें भी प्रेरणा मिलेगी और हम देश के सामने भी उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चे ने अपनी पहली बैठक वीर सावरकर को देखने के लिए अंडमान में रखी। हमारे साथ मोदी जी 8 दिन रहे। मतलब ये एक सोच का अंतर, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनका व्यक्तिगत जो जीवन है और उनका सोच है कितना अलग हटके सामने आ रहा है। अनुशासन भी कहीं ना कहीं उनके जीवन में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के मामले में तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करते हैं। वाकई में नरेंद्र मोदी जी की कहानी में जो पटकथा धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई, वो वाकई में जनता के बेहद करीब जो है जनता को जोड़ती चली गई मोदी जी के इस नाम के साथ में। डॉक्टर पीएन मिश्रा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या मानते हैं मैनेजमेंट गुरु के नाते, क्या वाकई में ये नरेंद्र मोदी जी का मैनेजमेंट था या ये मैजिक ऑफ मोदी था? जैसा कि मैंने महेंद्र जी पहले ही निवेदन किया कि अगर प्रोडक्ट सॉलिड है तो ही मैनेजमेंट काम आएगा। जहाँ तक मोदी जी का प्रश्न है, मैंने बहुत तटस्थता पूर्वक एक मैनेजमेंट के विद्यार्थी के रूप में गुजरात का इनका कार्यकाल और ये पूरा का पूरा कैंपेन देखा। एक जो सबसे प्रमुख ताकत है कि जैसे अपने प्रिय कैलाश भाई को यह समझाने की किसी को आवश्यकता नहीं है कि भूख और गरीबी किसको कहते हैं, इन्होंने झेला है उसको। वैसे ही मोदी जी को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि निर्धनता किसको कहते हैं, गरीबी किसको कहते हैं, परेशानी किसको कहते हैं। अनुभव किया है, इस चीज़ का ज्ञान है उनको। दूसरा, आप देखिए कि भुज भूकंप से बर्बाद हो गया था। ये गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि वे भुज और गुजरात की यात्रा करना चाहते हैं। कोई वहाँ कार्य नहीं हुआ था। तो जो कदम उन्होंने उठाए मैनेजमेंट के विद्यार्थी के रूप में, सबसे पहले तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से योग्य अफसरों की सूची मांगी, उनको तैनात किया भुज के जिलों में कलेक्टर के रूप में। फिर भी देखा काम नहीं हो रहा है, स्वयं पहुंच गए, कैंप वहां करना शुरू किया चीफ सेक्रेटरी के रूप में। अफसरों से पूछा कि तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है तीव्र वेग से काम करने में? तो कहते हैं साहब नियम। तो ये पूछते हैं नियम बनाता कौन है? बोले कि कैबिनेट नियम बनाती है और विधानसभा नियम बनाती है। तो कहते हैं वो नियम बना के दे दो मुझे जिससे तुम्हें तीव्र वेग से काम करने में सुविधा हो। वो नियम बना दिए गए और मोदी जी ने ये कहा कि नियमों के अंतर्गत नैतिकता पूर्वक कार्य करते रहो और अगर मेरी स्वीकृति में कुछ विलंब होता है तो अगले दिन तुमको प्राप्त हो जाएगी। एक उदाहरण। दूसरा, आप देखिए दूसरे कार्यकाल में सूरत में भयंकर बाढ़ आई। अब पूरी की पूरी गवर्नमेंट लेकर के ये सूरत में बैठ गए और 1 महीने बैठे रहे और जब तक बाढ़ का पूरी तौर पे नामो निशान और जो बर्बादी हुई थी वो क्षतिपूर्ति नहीं हो गई, तब तक ये इन्होंने गांधीनगर से स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया। तो ये सारी बातें हैं जो उनके प्रबंधकीय कौशल को प्रमाणित करती हैं। शायद यही वजह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ने केस स्टडी के तौर पर नरेंद्र मोदी को हमने वो केस स्टडी शुरू, आपके प्रोफेसर इस काम में जुट भी, हमने वो केस स्टडी शुरू करवा दी है कि काश इससे अगर कुछ गुर मिलता है और उसको हम सार्वजनिक करेंगे और इससे अन्य लोग भी लाभ लेना चाहेंगे। ये गुर केवल पॉलिटिशियंस के लिए होगा या जनता? नहीं, ये सबके लिए होगा, सबके लिए होगा। पॉलिटिशियंस पर इसका कोई एकाधिकार नहीं होगा, सबके लिए होगा ये। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की पूरी कहानी बेहद ही दिलचस्प है और शायद यही वजह है कि मैनेजमेंट जगत के जो बड़े प्रोफेसर्स हैं
वो भी केस स्टडी के तौर पर नरेंद्र मोदी की जीवन गाथा को लेते हैं और उनके राजनीतिक सफरनामे में जो उतार चढ़ाव आया उस पर न केवल राजनीतिक नजर रखते हैं बल्कि शिक्षा जगत के जरिए कहीं ना कहीं रिसर्च भी उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। अमरदीप जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी अब उम्मीदों की कसौटी पर खड़े हैं, कितना खरा उतर पाएंगे? क्योंकि युवा वोट बैंक नरेंद्र मोदी जी के साथ गया और शायद यही वजह थी कि जो बहुमत मिला उसका अनुमान शायद देश भर के मीडिया जगत भी नहीं लगा पाया, तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों को भी पार कर गया जो बहुमत का आंकड़ा था। देखिए, मुझे लगता है कि इस बात में कोई संशय इसलिए नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि गुजरात में इन सब बातों को साबित किया गया जी। और हम एक जमीनी स्तर की बात करें, उसको धरातल पर उतारने की बात करें, धरातल पर उतार कर गुजरात में उसको सिद्ध किया गया और सिद्ध करने के बाद पूरे देश में इस बात का विश्वास दिलाया गया। उसी विश्वास की जीत, ये भारत की जीत है। भारत की जीत में युवाओं का योगदान है, युवाओं का देश आज भारत है और भारत का युवा विजयी हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि संशय की कोई बात नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में जब पहुंचेगी तो हमारा रिपोर्ट कार्ड हम रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः उसका पालन जो हमने हमारे मैनिफेस्टो में जो दिया है उसको अक्षरशः पालन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और हम उतारने का काम करेंगे। बिल्कुल। माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी से भी एक सवाल कर लेते हैं। कैलाश जी, आप बनारस में खुद मौजूद थे, आपने चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया और कहते हैं कि पसीना बहाने का जो मौसम था वो गर्मी के मौसम में आप बनारस में थे, गंगा घाट पर भी गए, मोदी जी के साथ आपने देखा जो जनता का प्यार था, कार्यकर्ताओं का अपार समूह था उनके साथ में। क्या लगता है वो बनारस का नज़ारा आज आपको कैसे याद आता है जब देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी? देखिए, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ बनारस के लोगों को कि बनारस के लोगों ने अपने एक वोट के माध्यम से एक प्रधानमंत्री को चुना और ऐसा प्रधानमंत्री जो आज़ादी के बाद का पहला ऐसा युवा प्रधानमंत्री है जिसकी सोच नहीं है, जिसमें ज़बरदस्त जोश है और सोच और जोश के बीच में ज़बरदस्त होश भी है उनका। तो ये साधारणतः एक साथ सारे गुण मिलते नहीं हैं जो मोदी जी के पास है। मुझे स्मरण आता है कि मोदी जी संगठन के आदमी थे और संगठन मंत्री रहे, फिर हम मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे। संगठन में आदमी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता प्रशासन का, पर उसके बावजूद उनमें छिपी हुई प्रतिभा थी। जब पार्टी ने दिल्ली से निर्णय लिया तो इसे 2 ओवर में लिया था कि पार्टी को 2 भागों में बांटी और उसमें उस समय पार्टी ने निर्णय लिया कि आप मुख्यमंत्री बने। वो मुख्यमंत्री बने और वैसे ही दंगे हो गए, तो सिर मिलाते ही ओढ़े बोले पड़ गए ना, ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा हो गया। फिर उन्होंने बड़ी दबंगता के साथ जो स्थान उन्होंने चुना उसको एक पूज्य स्थान बना दिया और उसके बाद देश में देश की समस्या, देश के हालात, इसको देखकर अपना एक एजेंडा बनाया। वो डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर वो देश में घूमे, बस वो डेवलपमेंट के एजेंडे पर जनता को विश्वास हो गया और आज वो जनता के हीरो। लोग कहते हैं ना, मैं सर की बात से सहमत हूँ कि मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट तो था ही, पर जनता के लोग उनका चुनाव लड़ रहे थे। इसे एक ग्रुप को मैं पहचानता हूँ व्हाट्सएप पे, जो कि मोदी जी उनको नहीं जानते, उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, रोज एक बढ़िया व्यंग निकाल कर वो देते थे कांग्रेस के खिलाफ, वो एक ग्रुप। तो इसी का जब जनता जिस नेता के साथ हो जाती है तो उसको चुनाव कोई नहीं हरा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश की जनता थी और जनता ने खुद अपना कर्तव्य का निर्वहन किया और नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बना दी। बिल्कुल ठीक बात है, कहीं ना कहीं राजनीति के राज खोल रहे हैं यहाँ पर माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि बनारस का वो नज़ारा आज भी वो भूले नहीं है और लगातार मोदी जी ने जिस तरह से एक कठिनाई के बाद अगली कठिनाई को भी पार किया और उसके बाद आज वो राजनीति के सबसे ऊंचे कैनवास पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी उन पर है, जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों है, क्योंकि जनता का फैसला उनके साथ है, बहुमत उनके साथ है। देखना होगा कि कैसे आगे बढ़ते हैं। सीन नंबर 2 भी जरा यहाँ पर देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिकल फ्रेम में सीन नंबर 2 ने ही शायद साफ कर दिया था, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को ये कहने पर मजबूर कर दिया था कि वाराणसी में जो नज़ारा मीडिया के कैमरों में कैद हुआ, शायद ये प्रधानमंत्री की विजयी जुलूस के रूप में देखा जा रहा था बनिस्बत नॉमिनेशन रैली के। यहाँ पर देखते हैं किस तरह से नॉमिनेशन के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उन्हें गंगा ने पुकारा था, इसलिए वो बनारस आए हैं। जरा देखते हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी इस पूरी कहानी का सीन नंबर 2। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, यहाँ की परंपरा को प्रणाम करता हूं। आज यहाँ आने के बाद मेरे मन में जो विचार आए, पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है,
फिर लगता शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। आंखों में जनता के लिए बेहद ही उमड़ता प्यार और सीधे तौर पर न केवल प्रधानमंत्री पद की चुनौती बल्कि जनता की सेवा का जज्बा, ये कुछ दिखा बनारस में नॉमिनेशन रैली के दौरान, जब नरेंद्र मोदी जो कि आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए प्रशासनिक दफ्तर पहुंचे। जो जन सैलाब सड़कों पर उमड़ा, ऐसा लग रहा था वाकई में कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक पुरुष जो है सड़कों पर से निकला है और शायद उनकी आस्था और श्रद्धा के साथ अपार जनसमूह उनके पीछे पीछे है। बहरहाल यहाँ पर यह नज़ारा सीधे देखा था माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने, और टेलीविजन स्क्रीन्स के जरिए मुझे ऐसा लगता है कि देश भर के मैनेजमेंट गुरु, जिसमें IIM से लेकर IMS तक की अगर हम बात करें, तो वो तमाम इस पॉलिटिकल मैनेजमेंट पर अपनी नजरें बनाए हुए थे और युवा तो मोदी जी के साथ था ही। आगे बढ़ते हैं, और जिस तरह से मोदी जी का सीन 2 बहुत कुछ कहानी बयां कर गया था। आखिर ये पटकथा का इंदौरी कनेक्शन क्या है? क्या इंदौर में भी कहीं कुछ ऐसे संकेत मिले थे? और राजनीतिक विश्लेषकों ने, या कहा जाए जो राजनीति की तासीर पर बारीक नजर रखते हैं, उन्होंने इसे पकड़ लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 6 जनवरी 2013 की, जब इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महाकुंभ लगा था और वहां पर सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के भाषण ने बहुत कुछ हद तक ये साफ कर दिया था कि अब देश में एक नए नेतृत्व की जरूरत है। उनके भाषण के क्या कुछ मायने थे, जरा इस पर भी विभाग टिप्पणी ले लेते हैं माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी से। कैलाश जी, मोहन भागवत जी का मुझे वो भाषण याद आता है, क्योंकि सीन 2 जब हमने देखा तो RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के नाम के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए इस पटकथा की शुरुआत, पॉलिटिकल डायलॉग की शुरुआत इंदौर कनेक्शन के साथ हो रही है, इसलिए सवाल करूंगा। भागवत जी ने कहा था कि रोटी को पलटो नहीं तो चूल्हे पर रोटी जल जाएगी, पान को बदलो नहीं तो पान सड़ जाएगा, और घोड़े को घुमाओ नहीं तो ये घोड़ा घुड़दौड़ में नहीं दौड़ पाएगा। आखिर क्या भागवत जी के इस भाषण के मायनों में ही नरेंद्र मोदी जी का चेहरा या उनका नाम छुपा था? आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जी, जिसको मैं समझता हूँ कि सब लोग इसको महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि नरेंद्र मोदी साल भर पहले, जी, यदि हम देश के हालात की बात करते कि अगला सरकार किसकी बनी, को सोच भी नहीं सकता था कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे, और पार्टी का एक निर्णय, और उसमें निश्चित रूप से संघ परिवार से हमारी राय होती है पार्टी की, हम इससे इनकार भी नहीं करते, और सब लोगों ने बैठ कर तय किया कि अगला प्रधानमंत्री कौन है। और उसमें संघ की अनुमति थी, और संघ की अनुमति से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पार्टी की बहुत सारी लोगों के आपत्ति के बाद भी पार्टी ने घोषित किया। अब घोषित किया, और मैं समझता हूँ कि शायद आपको स्मरण है कि नहीं पता नहीं, नरेंद्र मोदी जी पहले प्रचारक रहे, वो विभाग प्रचारक रहे, और उसके बाद फिर प्रांत के संगठन मंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के। वहाँ से वो दिल्ली गए और वहाँ जनरल सेक्रेटरी बने। एक तरीके से आज भी वो अपना जीवन प्रचारक की ज़िंदगी की तरह जीते। मैं उनके निवास पर गया हूँ 2-3 बार। 12 कमरे हैं, सिर्फ 2 कमरे का यूज़ करते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो ऐसे देश के मुख्यमंत्री होंगे जहाँ पर उनके मेहमान भी बहुत कम आते हैं। परिवार तो मुझे वहाँ पर बताया था कि इनके भाई तो कभी इनके पास मिलने भी नहीं आते हैं, ये खुद जब माँ से मिलने जाते हैं, जब भाई लोग आ जाते हैं वहाँ मिलने के लिए। तो एक तो अपने परिवार से, साधारणतया पॉलिटिकल पर्सन जो रहता है वो बदनाम होता है परिवार से, जिसका परिवार ही नहीं 10 साल तक जो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसकी माँ एक छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में रहती हो, तो आप इसे अंदाज़ लगा सकते हैं उनकी सादगी का और उनकी ईमानदारी का और उनकी एक तरीके से राष्ट्र प्रेम। एक विषय आपने निकाला कि संसद के अंदर जब अडवाणी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कृपा की, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट नहीं है। कोई मैनेजमेंट से अपनी आंखों में आंसू नहीं ला सकता। और उन्होंने, उनके अंदर की जो भावना थी राष्ट्र प्रेम की, वो उस दिन फूटी। तो सभी चीज़ मैनेजमेंट नहीं होती। आखिर एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति के अंदर दिल है, दिमाग है, दिमाग अपना काम करता है, दिल अपने काम करता है, तो उसकी भावनाएं भी है।
तो उस दिन समझ में आया कि ये आँख में आंसू मैनेजमेंट से नहीं ला सकते आप। बिल्कुल तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी का पूरा व्यक्तित्व संघ से प्रारंभ हुआ, भारतीय जनता पार्टी में आया, भारतीय जनता पार्टी के बाद आम जनता का व्यक्तित्व हो गया। तो सब लोग उसके साथ लग गए, संघ भी साथ में था, बीजेपी भी साथ में थी और आम जनता भी साथ में समग्र हो रूप गई। से जी। तो आज वो दुनिया की एक ऐसी पर्सनैलिटी, आज आप इंटरनेट खोल के देखिए, दुनिया के सारे न्यूज़पेपर, बिल्कुल सारी मैगजीन्स में अगर फ्रंट पेज किसी ने कवर कर रखा है तो मोदी जी ने कवर कर रखा है। तो ये एक साल के अंदर कोई व्यक्ति, और आप देखेंगे पूरे मुख्यमंत्रित्व काल में, जी क्षमा करें आप मीडिया के लोग हैं, मीडिया तथा कथित एनजीओस, पार्टियां तो लगी हुई थी पीछे, हर तरह से घेरने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक है। ऐसा कोई केस नहीं है जो राजनीति में किसी व्यक्ति के ऊपर लगता है, सारे केस लगे उनके ऊपर, पर अंत में न्यायपालिका का निर्णय भी उनके पक्ष में गया। बिल्कुल। और तो जनता ने भी मोहर लगा दी। जो कलदार सिक्का होता है वो खनकता है। बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा, बोले काहे की माफ़ी, क्यों मांगू माफ़ी मैंने किया क्या जो माफ़ी मांगूंगा? यदि मैंने गलत काम किया है तो मेरे को चौराहे पे फांसी लटकाओ, यदि गलत काम किया, जब किया ही नहीं तो माफ़ी क्यों मांगूंगा? ये एक दम चाहिए आदमी में, ये एक इच्छा शक्ति चाहिए, इस प्रकार की आत्मशक्ति चाहिए, वो नरेंद्र मोदी जी में है। बिल्कुल ठीक बात। कहीं ना कहीं कैलाश जी की बातों से साफ तौर पर ये इंगित होता है कि व्यक्तित्व जो है अपने कृतित्व के कारण जाना जाता है, अपने कर्मों के कारण जाना जाता है। और शायद नरेंद्र मोदी जी भी लगातार सियासत की हर चुनौती को पार करते चले गए, हर आरोप को निराधार साबित करते चले गए और सच्चाई के साथ बेबाक और कहा जाए कि दबंग स्टाइल में पॉलिटिशियन न बनते हुए एक जनसेवक बनकर उन्होंने यहाँ पर सीधे अपनी छवि अपनी बनाई है। अमरदीप जी, काफी देर से आपके पास आना चाह रहा था मैं, क्या लगता है अब युवाओं की सोच तो नरेंद्र मोदी जी के साथ है ही, लेकिन जिस तरह से आरएसएस की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, नरेंद्र मोदी जी की परछाई में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है नजर आता है। आपको क्या लगता है, क्या आरएसएस का जो अनुशासन है वो अब देश में आने वाला है, या प्रधानमंत्री के कृतित्व में जब अगर अनुशासन ज्यादा होता है तो युवा कैसे इस अनुशासन को जो है अपने में समाहित कर पाएगा? देखिए, अगर बातचीत की जाए तो पृष्ठभूमि की बात जब निकल कर आती है जी तो आरएसएस की पृष्ठभूमि से ही, मतलब भारतीय जनता पार्टी की भी अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी या अन्य नेताओं की भी बातचीत करें तो कहीं ना कहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा, एकात्म मानववाद का चिंतन कहीं ना कहीं निकल कर आता है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म से जनसंघ से लेकर आज तक काम करती आ रही है। और अनुशासन की बात में अगर सोचा जाए, एक प्रचारक के नाते अनुशासन को अन्य लोगों को सिखाना, अन्य कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना, अनुशासन को लेकर अपने जीवन में उन्होंने अपना जीवन जिया है। एक गीत की लाइन मुझे यहाँ पर याद आती है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस गीत को साकार करने का काम देश में किया है। आज युवा उनके साथ में, अनुशासन के साथ में भी खड़ा होगा, जो वो चाहेंगे वो हमारे देश का युवा करेगा। और आने वाले दिनों में युवा उनके साथ में खड़ा होकर इस देश को, भारत माता को सर्वोच्च सिंहासन पर ले जाने की जो बात हम करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना को भी लेने का काम हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और युवा मिलकर इसको साकार करने का काम देश में करेंगे। बिल्कुल। मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर पीएन मिश्रा सर, आपसे सवाल है, कैलाश जी ने कहा कि कोई देश का, दुनिया का मैनेजमेंट जो है किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। क्या लगता है, संसद की दहलीज पर झुककर प्रणाम करना और जिस तरह से आडवाणी जी ने जो भाषण दिया उस पर बड़प्पन दिखाना और खासतौर पर कृपा शब्द पर ऐतराज जताना, क्या ये कोई मैनेजमेंट का हिस्सा था? अगर ये मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं था तो फिर क्यों केस स्टडी कर रहा है इंदौर आईएमए? माननीय कैलाश जी ने जैसा कहा कि भावनाओं का उद्रेक जो है ये स्वाभाविक होता है, ये प्रबंधन प्रक्रिया की उपज नहीं होती है। और जैसा कि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि जब तक अंदर कुछ नहीं है तब तक उसका बाहर प्रस्तुतिकरण हो नहीं सकता, प्रमाणित प्रस्तुतिकरण नहीं हो सकता है। दो तीन चीज़ें मैं आपको महेंद्र जी याद दिलाना चाहूँगा कि जब से देश आज़ाद हुआ, संसद भवन में तो अनेकों लोगों ने प्रवेश किया होगा, पर पहली बार मैंने ये देखा कि वो औपचारिक रूप से मेंबर पार्लियामेंट बने नहीं हैं, मात्र विजयी घोषित हुए हैं और संसद भवन के एक हाल में वो प्रवेश कर रहे हैं, श्रद्धापूर्वक उसकी दहलीज को नमन करते हुए वहाँ वो प्रवेश कर रहे हैं। आडवाणी जी का कथन उसके बाद आया, इसके बाद तो उसी से ये बात लगती है कि लोकतंत्र के मंदिर के प्रति उनके मन में कितनी श्रद्धा है। और फिर आडवाणी जी का ये कहना कि आपने ये बड़ी कृपा की भारतीय जनता पार्टी के ऊपर
और मोदी जी का जो उत्तर था वह कोई मैनेजरियल आंसर नहीं था, वह स्वतः स्फूर्त भावनात्मक उत्तर था। और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे उस समय कि माननीय आडवाणी जी फिर ऐसा न कहिएगा कि हमने कृपा की है। वस्तुतः देश माँ की तरह है और मेरे लिए पार्टी भी माँ की तरह है। इनकी सेवा करना अपना कार्य है, इनके ऊपर हम कृपा नहीं करते, ये हमारे ऊपर कृपा करते हैं। एक बात मैं और ये कहना चाहूँगा कि एक आक्रामक कैंपेनर, पॉलिटिकल कैंपेनर के रूप में मोदी जी का भाषण, और यह सुनिश्चित हो जाने के बाद कि अब वे देश के अगले प्रधानमंत्री हैं, उनके भाषण को आप देखिए, एक राजनेता की उनमें दृष्टि दिखाई देती है, एक विशालता दिखाई देती है। जब वो बड़ौदा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, भीड़ से आवाज आने लगी गुजराती गुजराती गुजराती। उन्होंने कहा नहीं, गुजराती भी आएगी, मराठी भी आएगी, पर अब तो आप लोगों ने मुझे देश सेवा के लिए दिल्ली भेज दिया है। इस बात को भी आपको नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। वो कोई मैनेजमेंट नहीं, वो शुद्ध प्रमाणित भावनाएं हैं। बिल्कुल, मतलब ये आपकी केस स्टडी का हिस्सा नहीं है जो भी कुछ संसद में सीन देखने को। हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि मैनेजरियल जो सुविचारित एक्शंस हुए हैं, स्ट्रेटेजिक एक्शंस हुए हैं, हम उस पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। भावनात्मक चीजों पे ये अध्ययन अपना ध्यान बिल्कुल नहीं फोकस। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तरह से देश के नायक बने नरेंद्र मोदी, और जैसा कि मैनेजमेंट गुरु ने भी माना कि कहीं ना कहीं इमोशंस और फीलिंग्स को कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में कहीं कोई जगह नहीं मिलती, लेकिन ये जगह बनाई है नरेंद्र मोदी ने, और ये जगह न केवल उन्होंने संसद भवन में बनाई है बल्कि जनता के दिलों में बनाई है। यहाँ पर बारी है सीन 3 देखने की। किस तरह से 3 नंबर सीन में यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद भी अपने इस बड़प्पन का सिलसिला जारी रखा। न केवल बनारस में गंगा घाट पर वो गंगा आरती में शामिल हुए, वहां पर अपना सादगी से भाषण दिया, और इसके साथ साथ गुजरात यानी कि वडोदरा में भी यही बड़प्पन नरेंद्र मोदी के श्रीमुख से निकला। क्या कुछ है नरेंद्र मोदी जी की पूरी कहानी की इस पटकथा का सीन क्रमांक 3 जरा देख लेते हैं। आपका मुझे बना दिया है मां गंगा ने। और ये मानो शायद हर एक के जीवन में ऐसे अवसर नहीं आते, ईश्वर की इच्छा के बिना ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। और इसलिए मैं कहता हूं, मां गंगा ने ही मेरे लिए कुछ काम बताई, और जैसे जैसे मां गंगा मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी, मैं उन कामों को पूरा करता जाऊंगा। और तब भाई बहनों, गंगा के आरंभ से लेकर के आखिर तक मां गंगा जो चीख चीख कर कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है, कोई तो मेरा लाल है, जो मुझे इन गंदगी से बाहर निकाले। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शायद ईश्वर ने मेरे लिए तय किए। बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक कहानी में। हालांकि निजी जीवन को अगर दरकिनार कर दिया जाए, उसे साइड कॉर्नर कर दिया जाए, तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर कहीं ना कहीं एक केस स्टडी बना है आईएमएस के लिए भी, और मैनेजमेंट के बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो ये देखने में लगे हैं कि नरेंद्र मोदी ने आखिर 1 साल में 365 दिनों में ऐसा क्या मैनेजमेंट का फॉर्मूला लगाया कि वो सीधे जनता के दिलों तक जा पहुंचे। यहाँ पर हमने फिल्म नरेंद्र मोदी की फिल्म का सीन क्रमांक 3 देखा। आगे बढ़े उससे पहले जरा सीन क्रमांक 4 भी देख लेते हैं, क्योंकि इस सीन 3 और 4 में ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि 4 संसद भवन में जो देखने को मिला था, कैसे मैनेजमेंट के गुरु और देश और दुनिया ने यहाँ पर सीन 4 को देखा, और नरेंद्र मोदी जी का भाषण, उनका जो भाषण था वो सीधे बड़प्पन को बयां कर गया। सीधे देखते हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की कहानी का सीन क्रमांक 4। भाइयों बहनों, आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की।
क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो पार्टी ने की है कि इस मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। नरेंद्र मोदी जी की पूरी कहानी हमने यहाँ पर देखी और जानने की कोशिश की कि कैसे एक के बाद एक उनके कदम बढ़ते चले गए और वो जनता के करीब होते चले गए और आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भी उनका बड़प्पन कायम है। लेकिन बात है वादों की और इरादों की। देखना होगा कि जनता की इस कसौटी पर कैसे वो अब आगे अपने कदम बढ़ाने वाले हैं। हालांकि सेंसेक्स ने बहुत कुछ यहाँ पर रुझान दिया है कि नए प्रधानमंत्री की कार्यशैली कैसे बाजार यानी कि व्यापार व्यवसाय को प्रभावित करने वाली है। साथ ही साथ राजनीति की दुनिया में भी हलचलें पैदा कर दी हैं क्योंकि विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस हाशिए पर जो आ चली है। माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश जी, आपका बेबाक बयान क्या होगा? मोदी जी की हमने पूरी जीवन गाथा देखा कि किस तरह से राजनीति में कदम दर कदम उन्होंने जो है तरक्की की और न केवल तरक्की की बल्कि पीछे अपने वो एक पाठ भी छोड़ते चले गए जो आज के नौजवानों के लिए और राजनीतिज्ञों के लिए भी एक मर्यादा का सबब बनता है। आपका क्या है कहना? जी, मेरी ऊंचाइयों पर देखकर चकित रहने वालों, कभी मेरे पैरों के छालों को देखा है? आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है और मेरे को एक एक क्षण याद आता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद उनके देश भर में दौरे प्रारंभ हुए, तो हमारी सेंट्रल टीम सोचती थी कि हमें किसी भी हालत में 200 सीट लाना है और 200 तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की होना चाहिए और एनडीए की मिलाकर हमें 272 लाना है। तो धीरे धीरे 220, 230, 240 और मुझे याद आ रहा है कि जब नंदू भैया के खंडवा में जब नरेंद्र मोदी जी आए, मैंने कहा कैसा लग रहा है आज? बोले यार 300 से ऊपर आएगी सीट, कुछ भी हो जाए। तो मैंने कहा अपनी या एनडीए की? बोले कि अपनी भी अपन बहुमत लाएंगे और एनडीए की 300 से ऊपर आएगी। तो ये कॉन्फिडेंस उनका डे टू डे बढ़ा, दूरदर्शिता भी थी। हाँ, और जनता के बीच में जाने के बाद उन्होंने जनता की पल्स को समझा। आप देखेंगे, मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सारे नेताओं को देखा है, तो नरेंद्र मोदी जी जहाँ जाते थे वहाँ की बात करते थे, वहाँ की पूरी स्टडी करके जाते थे, वहाँ की समस्या को जानते थे और उसका कैसे निराकरण होगा इसका उपाय बताते थे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ की समस्या क्या है और समस्या का निराकरण कैसे होगा, ये वो वहाँ पर अपनी सभा में बोल कर आते थे। जैसे बनारस गए, बनारस में बुनकर की समस्या, बनारसी साड़ियों का बिजनेस करीब करीब खत्म होता जा रहा है, तो उन्होंने बुनकर की समस्या और बुनकर को किस प्रकार विश्व स्तर पर लाना, ये उन्होंने उसका तरीका बताया। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पतंग उड़ती थी और पतंग का जो बिजनेस था वो मुश्किल से कुछ 10-15 हज़ार करोड़ का था, उन्होंने लगभग 35,000 करोड़ का कर दिया। तो ये एक अपनी चीज को कैसे विश्व स्तर पर ले जाकर सेल करना, जैसे उन्होंने कहा कि भाई अब हमारा मार्केट विदेशी सामानों से नहीं भरा जाएगा, हमारे देश के सामान से हम विदेश को भरेंगे। अब ये कल्पना और उसको फिर साकार करने की इच्छा शक्ति वो नरेंद्र मोदी जी के पास है। तो एक तो कल्पना करना, फिर उसको साकार करने की इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक इच्छा शक्ति, वही आदमी सफल हो सकता है। और मैं समझता हूँ वो दोनों इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी जी के पास है। बिल्कुल ठीक बात है, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति भरपूर है नरेंद्र मोदी इस नाम के साथ। अमरदीप मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चे के।
अमरदीप जी, सीधे आपका नजरिया क्या बनता है? कौन सी ऐसी बात है मोदी जी की जो युवाओं को आकर्षित करती है, जो वाकई में युवाओं को जोड़ जाती है? क्योंकि अगर विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो बार बार वो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का रट्टा लगाते थे, लेकिन इस रट्टे को भी फीका साबित कर दिया नरेंद्र मोदी जी की लहर ने, मोदी जी के जादू ने। क्या लगता है कौन सी बात है युवाओं को आकर्षित करती है मोदी जी से? देखिए, अनुशासन की बात अभी हम लोगों ने की है। जी जी अनुशासन के साथ में एक विकास के मॉडल को खड़ा करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। जी। और जो एक निश्चय के साथ में वो खड़े होते हैं, जो एक बार वो बोलते हैं उस बात को पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ वो लगते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि देश के युवाओं का भरोसा उन्हीं के साथ में जुड़ा। राहुल गांधी जी के बारे में जब हम विचार करेंगे, जी, जी। हमें देखने में भी आता है देश के युवाओं ने क्यों नकारा, ये बात भी खुले तौर पर नजर आती है। तो हमें ये नजर आता है कि एक निश्चय की जो आवश्यकता उनके पास होनी चाहिए थी, वो उनके पास नहीं था। कहीं से कहीं सुनी बातों को सुनकर परोसने का काम कांग्रेस पार्टी के युवराज ने किया और वो फेल साबित हुए हैं। अपने आप के अनुभव को लेकर, अपने निश्चय को लेकर आगे बढ़ने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। देश के युवाओं ने उन्हें अपनी सर आंखों पर बिठाने का काम किया है। बिल्कुल। आईएमएस के डायरेक्टर डॉक्टर पीएन मिश्रा सर, मोदी मंत्र और मैनेजमेंट मंत्र दोनों में कैसे तुलनात्मक विश्लेषण आप देखते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि जब मैं मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करा रहा हूँ तो सिर्फ मैं उन रणनीतियों का अध्ययन करवा रहा हूँ जिसका प्रयोग इस चुनाव में हुआ। बिल्कुल। और जहाँ तक उनकी भावनात्मकता का प्रश्न है, ये हमारे अध्ययन के विषय वस्तु में नहीं है और उसको अध्ययन के विषय वस्तु में होना भी नहीं चाहिए। इनका व्यक्तित्व प्रमाणित है, इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और उस प्रमाणित व्यक्तित्व और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को इन्होंने मीडिया के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक ये बता दिया कि ये वो व्यक्ति हैं जो सचमुच देश के लिए अच्छे दिन लाने के लिए समर्पित हैं और इस सपने को वो साकार करेंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये नारा अब जो है बच्चे बच्चे की जुबान पर है और अब तो लोग शायद ये कह चले हैं कि अच्छे दिन आ गए। जरा इन अच्छे दिनों के मायने भी जान लेते हैं और जाते जाते माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम का नमो मंत्र जो है बार बार जपा जा रहा है, लेकिन क्या लगता है जवाबदेही और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ऐसे में किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस राह में कांटे भरपूर हैं। बहुत हैं। कैलाश जी, क्या सीधा आपका बात? देखिए, ऐसा है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसके प्रति विश्वास, जी जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी सफलता की धुरी होता है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास सिर्फ हमारे देश के लोगों को नहीं है। आपकी सारी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही चुनाव हुए और सारे के सारे मीडिया घरानों ने जब सर्वे किया और सर्वे के बाद ये कह दिया कि बस तो अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं, बस इसके बाद ही सेंसेक्स एकदम बढ़ गया। बिल्कुल ठीक है। आपको पता है उसमें 40,000 करोड़ का विदेशी मुद्रा हमारे देश में, मतलब ये प्रधानमंत्री व्यक्ति बना नहीं है, पर विदेश में बैठे हुए इन्वेस्टर को ये विश्वास है कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, वो तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 40,000 करोड़ पे हमारे देश में शेयर मार्केट में लग गया। तो ये एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है जिसमें लोगों को विश्वास, आहट कहीं ना कहीं सुनाई देने लगी है। तो बहुत ये अब बाकी भी आप मार्केट देखेंगे एकदम खाद्यान्न के भाव गिरे हैं, तेल के भाव में एकदम गिरावट आई है। तो ये सब उनके प्रधानमंत्री की शपथ लेने के पहले हो रहा है। तो महंगाई को कम करने में कामयाब रहेंगे अभी से हम कहते हैं ना वो डब्बा बाजार वाले लोग जो महंगाई बढ़ाते हैं, जिसके बारे में हमेशा कहते थे वायदा बाजार में कि ये सरकार खुद वायदा बाजार के लोगों से मिली हुई है और भाव बढ़ा रही है। वायदा बाजार के लोगों ने समझ लिया कि अब मोदी जी के आने के बाद हमारे डब्बों में ताले लग जाएंगे। तो अभी से उन्होंने सीधे होना चालू कर दिया। तो ये बहुत बड़ा संकेत है देश के सामने कि एक बड़ा व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने वाला, उसके पहले ही गड़बड़ करने वाले लोग सुधर जाएं, चाहे वो हमारे देश के हों, चाहे विदेशी पाकिस्तान और बांग्लादेश के हों। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास फिर लौटूंगा, राज्य सरकार कैसे सामंजस्य बिठाएगी, देश में मोदी सरकार और प्रदेश में शिवराज सरकार। लेकिन उससे पहले अमरदीप जी, मध्य प्रदेश के युवाओं को क्या मिल सकता है, जाते जाते आपका क्या संदेश होगा, क्योंकि युवाओं का प्रतिनिधित्व है आपके पास। क्या लगता है मध्य प्रदेश, खासतौर पर सेंट्रल इंडिया के रीजन्स के यूथ के लिए क्या होगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो उससे चढ़कर बोल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उद्योग मंत्री रहते हुए आदरणीय मंत्री जी यहाँ पर विराजे हुए हैं। पीसीएस जैसी कंपनी को लाने का प्रयत्न, जो नेगेटिव सरकार यूपीए की जब सरकार थी उस समय पे प्रयत्न किए गए। नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आदरणीय शिवराज जी ने भी अपने उद्बोधन में भी कहा, अपनी वाणी से उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान मिलकर 1 और 1 11 होंगे।
तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ रोजगार को प्लस करने का काम 1 और 11 मिलकर करेंगे और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा आदरणीय मंत्री जी के माध्यम से, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से युवा रोजगार से जुड़ेगा। मध्य प्रदेश में और देश में अच्छे दिन की शुरुआत एक साथ हुई है। चलिए, ये वक्त बताएगा जो आपने बात कही है। डॉक्टर मिश्रा जी, आपसे सीधा सवाल है जाते जाते, सेंट्रल इंडिया रीजन को क्या मिल सकता है अगर हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो ये जो गवर्नेंस का मैनेजमेंट है, ये क्या कुछ हमारे मध्य प्रदेश यानी कि देश के दिल को देखे जाने वाला है? मध्य प्रदेश में देखिए महेंद्र जी, संभावनाएं बहुत हैं, बहुत संसाधन है यहाँ पे, जनशक्ति है और प्रतिभा है। जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी केंद्रीय स्तर पर, हमें ये उम्मीद है कि वो राजनीतिक इच्छा शक्ति अब रहेगी और प्रदेश का विकास तेजी से होगा। 3 चीज़ों की तरफ मैं आपका ध्यान बंद करते करते आकर्षित करूंगा कि पूत के पांव पालने से ही दिखाई दे रहे हैं। रुपया विश्व बाजार में मजबूत होता जा रहा है, सेंसेक्स बढ़ता जा रहा है, मूल्य स्थिर होकर के कम होने की प्रवृत्ति रख रहे हैं। ये सारे शुभ संकेत हैं और मेरा ये मानना है कि एक दृढ़ केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश को अपार प्रगति के मार्ग, उसके अपार प्रगति के उसके मार्ग प्रशस्त होंगे। जाते जाते माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, क्या लगता है, आपने मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल, मोनो रेल को रफ्तार देने की बात कही थी जब देश में यूपीए की सरकार थी। अब देश में आपकी सरकार है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में शिवराज सरकार है। क्या लगता है, अब मेट्रो की बजाय कहीं रेल तो नहीं दौड़ा देंगे, क्योंकि देश में भी अब आपकी सरकार है? देखिए, इस रफ्तार में कितना इजाफा होगा और मध्य प्रदेश को क्या कुछ आप दिलाने वाले हैं? जहाँ रेल दौड़ाना होगी, वहाँ रेल भी दौड़ाएंगे, जहाँ मेट्रो दौड़ाना होगी वहाँ मेट्रो दौड़ाएंगे, जहाँ मोनो रेल दौड़ाना होगी वहाँ मोनो रेल भी दौड़ाएंगे। अब चूँकि केंद्र में जो सरकार है वो डेवलपमेंट की है, अपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें उन्होंने घोषणा की, अर्बनाइजेशन को भी उन्होंने फोकस किया है, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की। उसमें हमने मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल इनको भी लिया है, बल्कि और हम नई सिटी और बनाएंगे ग्रीनलैंड के ऊपर, ये भी हमारा सपना है। और जितने भी डेवलपमेंट के काम में, जैसे हमारी पहली बैठक कैबिनेट की हुई तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि अब सिंहस्थ में और ज़्यादा थोड़ा सा खर्चा करेंगे, केंद्र सरकार हमारी वहाँ से पैसा लाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे और ज़्यादा आने वाले सिंहस्थ में लोगों को सुविधा प्रदान करेंगे। हमने अधिकारी को निर्देश दे दी कि और हम क्या क्या कर सकते हैं केंद्र से और कितना पैसा ला सकते हैं। और मुझे तो याद है पिछली बार नरेंद्र मोदी जी ने सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन सिंहस्थ में दिया था, बहुत रुचि लेके एक चीज़ को देखा था, समझा था। जब मैं सारा प्लान लेके उनके पास जाऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि सिंहस्थ के लिए भी उनकी मदद हमको बहुत अच्छी मिलेगी। तो अब हमारे जो सपने हैं वो हम पूरा करने में जहाँ जहाँ हमें कठिनाई महसूस करते थे वो कठिनाई हमारी दूर होगी। और एक हमने जो मध्य प्रदेश एक गोल्डन स्टेट बनाने का निर्णय लिया है, एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का निर्णय लिया है, और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में अब हमें बहुत कम समय लगेगा ऐसा लगता है। शिवराज जी कहते हैं कि मोदी जी और शिवराज जी 1 और 1 11 हैं, तो हम ये कह सकते हैं क्या कैलाश जी भी ऐसा मानते हैं कि शिवराज जी, मोदी जी प्लस कैलाश जी 111 हैं? नहीं, मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कहता। बाकी हाँ, 1 और 1 11 के पीछे मैं भी कहीं ना कहीं बिल्कुल आपका भी आंकड़ा है कहीं ना कहीं। चलिए, जाते जाते जिस तरह से हमने देखा कि नरेंद्र मोदी कैसे सीएम से पीएम तक पहुंचे और उनकी पूरी राजनीतिक जो गाथा है वो एक केस स्टडी के तौर पर मैनेजमेंट के छात्रों को कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, यानी कि भविष्य में पढ़ने और देखने सीखने को मिलेगी। देखना होगा कि नरेंद्र मोदी जी कैसे जनता की कसौटी के पारे पर खरे उतरते हैं और संसद भवन का नेतृत्व करना, देश का नेतृत्व करना, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिस पर पूरा देश अब कहीं ना कहीं उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहा है। ऐसे में जिम्मेदारी और जवाबदेही बेहद ज्यादा है। आगे राह उनकी आसान नहीं है, लेकिन हर कांटे को पार करना, हर अवरोध को दूर करना, शायद इसी का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। और यही वो कारण है कि वो सीएम से पीएम तक पहुंचने के सफर में बहुत कुछ ऐसे पाठ जनता को पढ़ा जाते हैं, या कहा जाए राजनीतिज्ञों को पढ़ा जाते हैं, जो प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी को भी कहीं ना कहीं अंकित करता है। न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर नरेंद्र मोदी के जीवन पर ये थी खास पेशकश। सीधे तौर पर हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचे नरेंद्र मोदी, और अब देश उन पर उम्मीदों की निगाहों से देख रहा है। देखना होगा कि पहला कदम नरेंद्र मोदी क्या उठाते हैं। हालांकि उन्होंने लगातार अपने हर कदम में एक इतिहास रचा है। जिस तरह से उन्होंने अपनी शपथ विधि में विदेशी मेहमानों को न्योता भेजा है, तो वहीं उन्होंने सीधे तौर पर वेजिटेरियन भोजन का कहीं ना कहीं प्रबंधन करके भी राजनीतिज्ञों को और शायद मुझे लगता है फिर मैनेजमेंट गुरुजनों को भी यहाँ पर सोचने पर मजबूर किया है। और एक और
पहलू नया दिया है। आगे कौन कौन से नरेंद्र मोदी पहलू देने वाले हैं, राजनीतिज्ञों को क्या पाठ पढ़ाने वाले हैं, मैनेजमेंट में कौन सी विधा जोड़ने वाले हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सिटी न्यूज के खास फोरम न्यूज ऑफ द नेशन में इतना ही। हम फिर मुलाकात करेंगे अगली बार एक और बेबाक मुद्दे के साथ। फिलहाल तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे अल्प निवेदन पर यहाँ पर हाजिर हुए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर PN मिश्रा जी हाजिर हुए, उनका धन्यवाद देंगे। और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चे के अमरदीप जी, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत धन्यवाद। सिटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप लगातार बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। नमस्कार। चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल गला खोल ये गाना गा। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। कोई छोटा कोई गम ना गिला हो सबका भला, चल सुर दो मिला, चल सुर दो मिला, चल सुर दो मिला, चल सुर दो मिला। सपने सच होने वाले हैं, सपने सच होने